चलिए तो आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। और जो आज की क्लास हमारी होने वाली है वो है कंपनी अकाउंट्स के ऊपर। जो भी हमने एक बुक कंप्लीट की थी, हमने एक बुक कंप्लीट कर ली है जिसका नाम था हमारा पार्टनरशिप। ठीक है, तो जब मैंने आपको पार्टनरशिप पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि पार्टनरशिप बेटा एक एक्ट के अकॉर्डिंग काम करता है जो है 1932। सेम अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर भी बात करेंगे। यहाँ पर भी कंपनी एक एक्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा जो है हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो याद रहेगी बात। पार्टनरशिप जब मैं आपको करा रहा था तो बेटा उस टाइम भी मैंने कंपनीज एक्ट का जिक्र थोड़ा सा किया था जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की बात थी। तो यहां पर टोटल जो हमने बातें समझ ली हैं वो ये समझ लिए हैं कि इस चैप्टर के अंदर, इस बुक के अंदर, पूरी बुक के अंदर जो भी हम टॉपिक या कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। कोई बच्चा, देखो आप सबने आज तक सुना है कि कंपनी में वर्क कर रहे हैं, वो कंपनी में काम करता है, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, शेयर्स। बहुत सारे बच्चों को शेयर्स से रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी। शेयर्स क्या होते हैं, बहुत सारी बातें होती है। कंपनी टॉपिक थोड़ा एक्साइटमेंट से भरा होता है, हर बच्चा जानना चाहता है इसके बारे में। तो बस वही सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, एक्टिव होके बैठना। आज की क्लास में आप कंपनी के बारे में बहुत कुछ सीख जाओगे, बहुत कुछ नई इंफॉर्मेशंस मिलेंगे जो आज से पहले आपको कंपनी से रिलेटेड नहीं पता थी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेटरी डेफिनेशन। ये क्या होती है बेटा, ये होती है जो लॉ में लिखी गई है। लॉ का मतलब हमारा इसका लॉ कौन सा है, कौन सा एक्ट है, इसका एक्ट था 2013। क्या सर 2013 से पहले कोई एक्ट नहीं था? यानी 2013 तो अभी गया है 7 ईयर पहले। उससे पहले क्या कंपनी नहीं चलती थी? चलती थी बेटा। इससे पहले कंपनीज एक्ट हुआ करता था 1956। ठीक है, और भी पुराने एक्ट्स थे लेकिन हम ज़्यादा पुराने जाएंगे तो हम दो एक्ट याद रखेंगे कि आज से पहले कंपनीज एक्ट कौन सा था, 1956, और अब चेंज होकर कौन सा हो गया है 2013। चेंजेस क्यों लाए गए, क्या रीजंस थे, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बस आप ये समझ सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें अपडेट करनी थी, इसीलिए हमने कंपनी एक्ट को दोबारा से अपडेट करके उसको चेंज किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेटरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंपनी किसे कहते हैं? आप देखो यहां पर लिखा है एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्योंकि बेटा ये लॉ की लैंग्वेज है, लॉ की डेफिनेशन है, इसलिए मैं सेक्शन के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको लिख के दे दिया है। एमसीक्यू में आपसे ये पूछ सकता है कि कंपनी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में लिखी गई है, तो कौन सा सेक्शन है आपका, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। तो जब ये जो सेक्शन होता है उसके ब्रैकेट में जो ये है इसे सब सेक्शन बोलते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में कंपनी की डेफिनेशन ली गई है। कंपनी का मतलब देखो क्या होता है, कंपनी मींस अ कंपनी, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब कौन से एक्ट की बात कर रहा है, 2013 की बात कर रहा है। और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, कहता है कोई भी कंपनी, कोई भी। अब बच्चा कहेगा सर कंपनी को डिफाइन कर रहे हैं फिर कंपनी लिखा हुआ, बेटा ऐसे ही लिखा हुआ है। विनीत भाई कैमरा मत ऑन करो क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये यूट्यूब पे डलेगी, फिर फायदा क्या होगा सब देखेंगे आपको। चलिए यहां पे देखिए, तो हमने क्या पढ़ा कि कोई भी कंपनी जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होगी यानी इनकॉर्पोरेटेड होगी, या किसी प्रीवियस लॉ, प्रीवियस लॉ का नाम क्यों लिखा गया, इसके पीछे लॉजिक था बेटा कि 2013 में हमने अपडेट किया इस एक्ट को। 2013 में जब अपडेट किया है तो इससे पहले भी तो कंपनियां थी, इससे पहले की जो कंपनी चली आ रही थी वो कहां जाएंगे, तो इसीलिए एक लाइन जोड़ दी गई कि प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी जो 2013 में रजिस्टर्ड है वो भी कंपनी है, या फिर जो कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है वो भी कंपनी है। यानी कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस, अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 में या फिर कंपनीज एक्ट 1956 में या फिर कोई प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर आपने रजिस्टर्ड करा रखा है तो वो आपकी एक वैलिड कंपनी मानी जाती है। ठीक है, कुछ बुक्स ऐसे भी कंपनी को डिफाइन करती हैं, वो यहां देखो लिखा हुआ है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सीजन एंड कॉमन सील। तो कुछ जगह पर बेटा कंपनीज को ऐसे भी डिफाइन किया गया है, जो आपके पास बुक्स वगैरह आप देखोगे तो इस तरह से भी डिफाइन हमने कर रखा है। चलिए, तो ओवरऑल हमने क्या समझा,
कंपनी की दो डेफिनेशन हमने पढ़ी, आप जो भी मर्जी वो एमसीक्यू में लगा सकते हो, थ्योरी एमसीक्यूज के फॉर्म में अब आपके सामने आएंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या है, कंपनीज एक्ट कौन सा है, 2013, और कंपनी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में लिखी गई है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। कंपनी का मतलब कोई भी फर्म, इंडस्ट्री, बिजनेस, कुछ भी जो रजिस्टर्ड होगी इस एक्ट के अंदर, यानी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, या फिर कोई प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड होगी, वो कंपनी मानी जाएगी, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, कंपनी एक आर्टिफिशियल क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सीजन एंड कॉमन सील, ठीक है। अकॉर्डिंगली इस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन देखो, ये सेकंड वाली डेफिनेशन कहां से बनाई गई है, ये इसके जो फीचर्स थे उसके हिसाब से। देखो इसके बारे में कुछ बातें और समझते हैं। सबसे पहले यहां लिखा है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, कंपनी भी बेटा अलग मानी जाती है अपने मेंबर्स से। मेंबर्स क्यों लिखा गया यहां पर, बेटा देखो पार्टनरशिप में होते हैं पार्टनर्स, ठीक है, और कंपनी में क्या होते हैं, मेंबर्स। याद रखना है इस बात को, पार्टनरशिप में होते हैं पार्टनर्स और कंपनी में होते हैं मेंबर्स। आगे बढ़ते हैं, कंपनी एक सेपरेट पर्सन मानी जाती है, इसके अपने राइट्स होते हैं और अपनी ही ऑब्लिगेशंस होती हैं, ठीक है। मतलब कंपनी अपने मेंबर्स से अलग मानी जाएगी, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। नेक्स्ट आता है आपके पास आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है बेटा ये लीगल पर्सन है। अब बात आती है आर्टिफिशियल पर्सन क्या है, याद करो मैंने 11th में आपको आर्टिफिशियल पर्सन बताया था। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है जो क्रिएटेड बाय लॉ, यानी यहां पर एग्जिस्टेंस में कैसे आई है, ऑपरेशन ऑफ लॉ। यानी देखो हम जो हैं बेटा, हम नेचुरल पर्सन हैं, और जो लॉ के अकॉर्डिंग लोग को एक पहचान दी जाती है, एक आइडेंटिटी दी जाती है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन भी मानी जाती है। नेक्स्ट आता है परपेचुअल सक्सीजन। परपेचुअल सक्सीजन देखिए क्या है, पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है परपेचुअल सक्सीजन का मतलब क्या होता है, ये एक सेपरेट एंटिटी होती है, ठीक है, किससे, मेंबर से। इसीलिए डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए या रिटायरमेंट हो किसी भी मेंबर का, इससे कंपनी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता। हाँ, पूजा सिंह कह रही है कि क्या हम कंपनी को एक पर्सन मान सकते हैं। यस, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन मानी जाती है और उसकी अपनी एंटिटी होती है, अपने राइट्स होते हैं। सिर्फ वोटिंग राइट को छोड़कर उसके पास बाकी सारे राइट्स होते हैं जो आपके पास हैं, ठीक है। सिर्फ वोटिंग राइट उसके पास नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, जब आपने पार्टनरशिप पढ़ी थी बेटा, तो पार्टनरशिप में आपने क्या पढ़ा था, पार्टनरशिप में पढ़ा था कि अगर कोई रिटायर हो जाए या किसी की डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप में एडजस्टमेंट करनी पड़ जाती है, इफेक्ट पड़ता है। लेकिन देखो कंपनी के अंदर, कंपनी में क्या बोला गया कि कंपनी के अंदर इस तरह से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, रिटायर हो जाए या किसी की डेथ हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या होता है, एक तरह से डिजिटल सिग्नेचर। बेटा नेचुरल पर्सन, देखो आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आप एक सिग्नेचर कर सकते हो क्योंकि आप एक नेचुरल पर्सन हो, लेकिन कंपनी तो नहीं कर सकती, इसीलिए उसको एक ऑफिशियल सिग्नेचर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये साइन नहीं कर सकती नेचुरल पर्सन की तरह। उसी को हम कॉमन सील बोलते हैं, जिसको आप स्टैंप भी बोलते हो कि कंपनी की स्टैंप लगी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफिलिटी ऑफ शेयर्स। इसका एक ये भी है कि यहाँ पर ये शेयर्स को भी ट्रांसफर कर सकता है। पहले शेयर्स देखो मैंने लिख रखा है, द कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइड इनटू पार्ट्स, जिसको हम शेयर्स कहते हैं। ये शेयर्स इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं सर्टेन कंडीशन के बाद। वो कंडीशंस क्या हैं वो हम पढ़ेंगे आगे। तो ओवरऑल अभी तक हमने समझा। सभी बच्चे एक बार ऐसे सोचो खुद ही, क्योंकि देखो अभी हम फेस टू फेस तो बैठे नहीं कि मैं आपको बोलूँ कि दोबारा से मेरे साथ बोलो। आप यहाँ पर खुद ही समझो कि आपने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा कि कंपनी का एक्ट है 2013, पहले कौन सा था, कंपनीज एक्ट 1956। उसके बाद हमने पढ़ा कंपनी का मतलब, कंपनी की डेफिनेशन कहाँ लिखी गई है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में। और हमने पढ़ा कि कंपनी का मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस, ठीक है, जो रजिस्टर्ड होगी इस एक्ट के अंदर या फिर प्रीवियस एक्ट के अंदर, ठीक है। प्रीवियस का मतलब जितने भी प्रीवियस लॉज थे। आगे बढ़ते हैं, फिर सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब मेंबर से अलग मानी जाती है। आर्टिफिशियल का मतलब कि बेटा ये नेचुरल पर्सन नहीं है, ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इसको एक आइडेंटिटी दी गई है। परपेचुअल सक्सीजन का मतलब यहाँ पर कंपनी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, चाहे किसी की रिटायरमेंट हो जाए, डेथ हो जाए, ठीक है। कॉमन सील का मतलब ये साइन नहीं कर सकते, इसलिए इनको एक डिजिटल सिग्नेचर दिया जाता है। और ट्रांसफिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब शेयर्स को ट्रांसफर कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आना आप शुरू हो जाएगा,
कितने तरह की कंपनीज होती हैं? अभी तक आपने जो सुनी होंगी उससे ये बहुत अलग होंगी। आपने सिर्फ दो कंपनीज सुनी हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। यहाँ पे देखिए कितनी कंपनीज होती हैं। सबसे पहली कंपनी प्राइवेट, आप सबने सुन रखी है। फिर आती है पब्लिक कंपनी, फिर आती है लिमिटेड कंपनी, फिर आती है अनलिमिटेड कंपनी, फिर आती है गवर्नमेंट कंपनी, फिर आती है फॉरेन कंपनी। ठीक है, टोटल कंपनीज इतनी हैं। हम इतने तरह की कंपनियों के साथ डील करते हैं। कौन कौन सी हैं? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और फॉरेन कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हर बच्चे को प्राइवेट कंपनी का मतलब पता होना चाहिए। कैसे वो पहचानेगा कि ये मेरी प्राइवेट कंपनी है, या हम कैसे बताते करते हैं कि ये प्राइवेट कंपनी है? देखिए बेटा, प्राइवेट कंपनी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में डिफाइन किया गया है। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? देखो क्या लिखा हुआ, अ प्राइवेट कंपनी इज वन विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या है? आपको याद आ रहा होगा, पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर आपने पार्टनरशिप डीड पढ़ी थी। पार्टनरशिप के अंदर आपने पार्टनरशिप डीड पढ़ी थी। सेम यहाँ पर कंपनी के अंदर वही होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो हम देख रहे थे कंपनी, कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी हमें क्या पढ़ा बेटा? प्राइवेट कंपनी का मतलब किसको प्राइवेट कंपनी मानेंगे? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कहने का मतलब क्या होता है? जिसमें कंपनी के रूल्स लिखे होते हैं, जिसको हम पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड बोलते थे, कंपनी में उसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके आर्टिकल पर ये रिस्ट्रिक्शन होती है। जिस कंपनी के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन होंगे बेटा, वो कंपनी आपकी मानी जाती है प्राइवेट कंपनी। क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है? रिस्ट्रिक्शन नंबर 1, रिस्ट्रिक्ट टू राइट ट्रांसफर ऑफ इट शेयर्स। बेटा, प्राइवेट कंपनी कभी भी शेयर्स नहीं बेच सकती। ध्यान रखना, जो भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो शेयर्स नहीं बेच सकते। पहली रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर यह है। दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है? इसमें मैक्सिमम मेंबर्स जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कितने हो सकते हैं? 200। 200 से ज़्यादा ऑनर्स नहीं हो सकते। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के। लिमिटेड में कितने भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें किनको छोड़ना है? पास्ट या प्रेजेंट एम्प्लॉयड जो है उनको छोड़कर। ठीक है, तो एम्प्लॉयज नहीं काउंट करने, ऑनर्स काउंट करने, मेंबर्स काउंट करने, मैक्सिमम 200 एक्सेप्ट ओपीसी। ये ओपीसी क्या है इसके बारे में बात अभी हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोहिबिटेड टू इन्विटेशन टू द पब्लिक सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज। एनी सिक्योरिटीज यहां पर कह रहा है किसी भी तरह की कोई भी सिक्योरिटीज की इन्विटेशन के लिए भी मना है। मतलब इन्वेस्टमेंट आप अपनी कंपनी में पब्लिक से नहीं करवा सकते हो। और नेक्स्ट क्या है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1 लाख होनी चाहिए, या फिर जो प्रेस्क्राइब करा रखी होगी सीजी की तरह। चलिए, तो अब वॉइस की प्रॉब्लम खत्म। ओके, दोबारा से देख लो। सबसे पहले हम पढ़ रहे थे कंपनी में प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जिसमें हमने बोला कि कोई भी कंपनी प्राइवेट कंपनी होगी अगर उसके ऊपर ये 4 रिस्ट्रिक्शंस होंगी। रिस्ट्रिक्शन नंबर 1, वो शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी इशू नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन नंबर 2, मैक्सिमम मेंबर रखने हैं 200। रिस्ट्रिक्शन नंबर 3, किसी भी तरह की सिक्योरिटीज़ का इन्विटेशन नहीं दे सकते पब्लिक को। और रिस्ट्रिक्शन नंबर 4, कम से कम 1 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, या फिर जो सीजी ने प्रेस्क्राइब किया होगा। सीजी का मतलब होता है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल अमाउंट आपको बोल रखा है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग। दोबारा से समझ लो सारी चीज़ें। कोई भी कंपनी प्राइवेट कंपनी मान ली जाएगी। यहाँ पर एमसीक्यू कैसे आएंगे मैं पूछूंगा, अभी बताऊंगा। सबसे पहला कि अगर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है शेयर्स ट्रांसफ़र करने को लेके। नंबर 2, मैक्सिमम मेंबर 200 है, और सिक्योरिटीज़ के इनविटेशन के लिए प्रोहिबिटेड है, और मिनिमम कैपिटल कितनी चाहिए? 1 लाख। बेटा एमसीक्यू आपसे यहाँ से पूछ सकता है, वो पूछेगा कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं। ठीक है, या फिर पूछ सकता है प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कैपिटल कितनी लगानी पड़ती है। तो ये 4 में से कोई भी आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि क्या कंडीशंस थी। उम्मीद करता हूँ प्राइवेट कंपनी आपको समझ में आ गई होगी कि कौन सी कंपनी प्राइवेट कंपनी मानी जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी आपके सामने आ रही है ओपीसी।
जिसका नाम है वन पर्सन कंपनी। मैं आपको बता दूं बेटा, अगर यहाँ पे देखिए जो मैं लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देना। कंपनी में अगर मैं पहले इन दो कंपनियों की बात करूं, एक मैंने प्राइवेट कंपनी की बात कर ली और एक मैंने पब्लिक कंपनी की बात कर ली, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी में बेटा दो तरह की प्राइवेट अब बना दी गई हैं, एक ओपीसी बनाई गई है और एक सिंपल जो होती है वो बनाई गई है। ओपीसी का मतलब यानी ओपीसी भी एक प्राइवेट कंपनी है। आप देखोगे प्राइवेट कंपनी का सेक्शन और ओपी का सेक्शन सेम है। देखो यहाँ पर सेक्शन कितना है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, यहाँ पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, क्योंकि ये भी एक तरह की प्राइवेट कंपनी ही होती है। क्या होते हैं ये ओपीसी, जरा देखिए। ये देखो 2013 एक्ट आने से हमें क्या फ़ायदे हो गए। देखो ओपीसी जैसे नाम से पता चल रहा है वन पर्सन कंपनी, यहाँ पर यानी कितने मालिक होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक। यानी एक ही कोई भी पर्सन चाहे तो कंपनी खोल सकता है, हैं? ऐसा भी हो सकता है, हाँ। अब कोई भी एक व्यक्ति भी चाहे तो कंपनी खोल सकता है। जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली, कितने मेंबर होंगे, एक मेंबर, सिर्फ अकेला। आप चाहे तो अकेले कंपनी खोल सकते हो। देखो पार्टनरशिप नहीं खोल सकते, पार्टनरशिप नहीं खोल सकते, लेकिन यहां पर आप खोल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। शिवानी सिंह कह रही हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 दिखा रहा है। अच्छा ओपीसी का मैंने मिस लिख दी, मैंने मिस वो कर दिया क्या। चलिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 60 सेक्शन 2 लो, ओके। प्राइवेट का भी यही दिखा रहा होगा फिर तो। चलिए ओके, वो टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी हो गई होगी। चलिए तो यहां पर हमारे पास आ गया वन पर्सन कंपनी का मतलब कोई भी कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर होंगे। आगे बढ़ते हैं, ओपीसी ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी, ओपीसी ऑल्सो ए प्राइवेट कंपनी, ऑल प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू द प्राइवेट कंपनी सेल ऑल्सो टू द ओपीसी। कहता है ओपीसी भी एक प्राइवेट कंपनी है, तो जो भी रूल्स किसके लिए होंगे, प्राइवेट के लिए, वही रूल्स ओपीसी के लिए होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपकी बुक में नहीं दी हो सकती हैं। यहाँ पे देखिए ओपीसी का मतलब क्या है। ओपीसी अगर आप कंपनी खोलते हो तो ओपीसी वर्ड जो है वो मेंशन करना पड़ेगा ब्रैकेट में नाम के पीछे या नीचे, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपकी ए प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, ठीक है, अब आप अकेले इस कंपनी के मालिक हो तो यहाँ ब्रैकेट में ओपीसी लिखना पड़ेगा। या आपकी कोई भी कंपनी है, अगर आप अकेले मालिक को ओपीसी चला रहे हो तो यहाँ ब्रैकेट में ओपीसी लिखना पड़ेगा, वन पर्सन कंपनी। नेक्स्ट आ जाओ, मिनिमम कैपिटल 1 लाख ही होनी चाहिए, ये प्राइवेट में भी था। इट कैन बी फॉर्म फॉर बिजनेस पर्पज ओनली, ध्यान रखना ये चैरिटेबल पर्पज के लिए ओपन नहीं कर सकते। कौन सी, ओपीसी, ओपीसी चैरिटेबल पर्पज के लिए नहीं हो सकती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओपीसी में मिनिमम एक डायरेक्टर होगा और मैक्सिमम कितने होंगे, 15 डायरेक्टर। तो मिनिमम एक और मैक्सिमम होंगे 15 डायरेक्टर्स, ठीक है। ओवरऑल चलते हैं बेटा, देखो थ्योरीज समझ के मत पढ़ो, नॉलेज समझ के पढ़ो कि यहाँ पर कितनी बातें आपको पता चल रही हैं जो आज तक नहीं पता थी। पूरी बातें हमने देख लिया। सबसे पहले हमने देखा प्राइवेट कंपनी क्या होती है, जिसमें हमने पढ़ा कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होगी जो शेयर्स नहीं बेच सकती, इसीलिए नोएडा की कंपनियां शेयर्स नहीं बेचती। याद आया, कई बार बच्चे मुझसे पूछते सर नोएडा में इतनी सारी कंपनियां वो शेयर्स क्यों नहीं बेचती, क्योंकि बेटा वो प्राइवेट कंपनीज हैं। आगे बढ़ते हैं, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 ही मेंबर्स हो सकते हैं, यानी 200 मालिक हो सकते हैं, 200 ऑनर्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं, ये किसी भी तरह की सिक्योरिटीज़ पब्लिक में नहीं बेच सकती, और मिनिमम कैपिटल 1 लाख हो गया सीजी द्वारा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बोला होगा उसके अकॉर्डिंग ये काम करेंगे। ओपीसी का मतलब वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी का मतलब ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर होगा, यानी एक ही ओनर होगा। क्योंकि ये भी एक प्राइवेट कंपनी है तो सारे रूल्स इसमें भी प्राइवेट वाले ही चलेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर आप एक ओपीसी रन करते हो तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट में ओपीसी लिखना पड़ेगा और मिनिमम कैपिटल 1 लाख, और ये ओपीसी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और मिनिमम 1 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15, कितना भाई बड़ा बिजनेस आपका हो जाए 15 डायरेक्टर से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हो ओपीसी के अंदर। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है आपके पास पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन, अभी मैंने सिर्फ एक कंपनी आपको पढ़ाई है प्राइवेट कंपनी, उसी के अंदर ओपीसी भी आते हैं। नेक्स्ट आते हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देखो कैसे लिखी गई है। आप लोगों के पास अगर कहीं पर सेक्शन में कुछ
मिस्टेक दिखेगी तो बता देना। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक कंपनी का मतलब कौन सी कंपनी बेटा, जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। ये कैसी डेफिनेशन हुई, ऐसे ही लिखी है बेटा, सेक्शन में ऐसे ही लिखी हुई है कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। तो पहचानेंगे कैसे बेटा, ऐसे पहचानेंगे जो रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर थी वो रिस्ट्रिक्शन यहां नहीं होगी। देखो यहां पर क्या बोल दिया, यहां पर मिनिमम कैपिटल कितनी लगी होनी चाहिए, 1 लाख, ओ फिर 5 लाख, और हायर भी हो सकती है। जो प्रेस्क्राइब कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। प्राइवेट कंपनी में 1 लाख लगा के खोल सकते हो, लेकिन पब्लिक कंपनी खोलने के लिए कम से कम 5 लाख की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। देखो यहां क्या लिखा, देयर इज नो लिमिट ऑन इट्स मेंबर। ध्यान रखना, कितने भी मेंबर्स ऐड करते जाओ, यानी कितने भी ऑनर, जब भी मैं मेंबर्स की बात करूंगा तो यहां ऑनर से समझना, कितने भी ऑनर्स ऐड करते जाओ पब्लिक कंपनी में सब वैलिड है। जो आप देखते हो ना शेयर होल्डर्स होते हैं, वो बेटा वो शेयर होल्डर ऑनर ही माने जाते हैं। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा कि शेयर होल्डर ऑनर ही माने जाते हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके कितने करोड़ों शेयर होल्डर्स होते हैं, तो क्या सभी ऑनर होते हैं, यस सभी ऑनर माने जाते हैं, सभी को हम मेंबर वर्ड से जानते हैं। आगे देखो, दे कैन ट्रांसफर, ट्रांसफर से मेरा मतलब यहाँ सेल्स है, ये सेल कर सकते हैं या किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, शेयर्स भी, डिवेंचर्स भी और बॉन्ड्स भी आराम से। अगर आपने प्राइवेट समझ लिया तो पब्लिक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं। प्राइवेट में कम से कम 1 लाख होनी चाहिए, यहाँ पे 5 लाख, ठीक है। वहाँ पर मेंबर्स 200 हो सकते हैं, यहाँ पे मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। वो किसी भी तरह का सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकते, यानी शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स इशू नहीं कर सकते, ये इशू कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, कन्वर्जन टू प्राइवेट, ओपीसी टू प्राइवेट कंपनी। बेटा देखो, पहले मैं बेटा एक ओपीसी चलाता था। ओपीसी तो आप समझ चुके होंगे, 1 पर्सन कंपनी, अकेला ही मालिक था एक कंपनी का। अब मैं चाह रहा हूं ना कि इसको नॉर्मल प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया जाए, नॉर्मल प्राइवेट में, यानी और भी मेंबर्स ले लिए जाएं, 150 मेंबर और ले लिए जाएं। अब 150 मेंबर और लेने पड़ेंगे, तो इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे मैं एक कन्वर्जन कर सकता हूं ओपीसी को प्राइवेट कंपनी के अंदर। तो इसका क्या प्रोसीजर है, पहला देखो, एन ओपीसी can't converted itself into public company और private company unless period of 2 year। पहली बात ये ध्यान रखना होगा कि ओपीसी को कन्वर्जन के लिए कम से कम 2 ईयर बीत चुके हों। कहाँ से, इनकॉर्पोरेशन से। इनकॉर्पोरेशन का मतलब जब से बनी है वो कंपनी, यानी 2 ईयर के बाद ही आप क्या कर सकते हो, कन्वर्जन कर सकते हो। आगे भी बढ़ते हैं, और ये भी मैंडेटरी है कि आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाए, कितने से, 50 लाख से, ओके। आगे बढ़ते हैं, और एवरेज एनुअल टर्नओवर यानी सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड एक्सीड्स होनी चाहिए, कितने से, 2 करोड़ रुपीस से। बात समझ में आ रही है, शॉर्ट में समझ लेते हैं। कोई भी ओपीसी प्राइवेट में कन्वर्ट कब कब हो सकती है, उसको 2 ईयर हो चुके हों, ठीक है। और क्या होना चाहिए इसके साथ साथ, 50 लाख की उसकी कैपिटल हो, और क्या हो सकता है, 2 करोड़ रुपए की उसकी क्या हो, सेल्स हो, ठीक है। तो तब जाके आप उसे कन्वर्ट करा सकते हो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी के अंदर, ओके। क्लियर है यहां तक की बातें। 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। मुझे कोई भी जल्दीबाजी नहीं है इस टॉपिक को कराने में, इस चैप्टर को कराने में, क्योंकि इस चैप्टर में, इस बुक में यही चैप्टर है, बाकी तो एक चैप्टर कट गया, एक हाफ बचा हुआ है, तो इसको आप आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए जरा देखते हैं। प्राइवेट कंपनी, दोबारा समझ लो, कोई भी कंपनी जो शेयर्स नहीं बेच सकती, जिसमें मैक्सिमम 200 मेंबर्स होंगे और किसी भी तरह के सिक्योरिटीज़ नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 पर्सन का मतलब जिसमें एक ही मेंबर होगा, एक ही ऑनर होगा, ये भी एक प्राइवेट कंपनी है। और अगर आप ओपीसी चलाते हो तो उसका पर्पज़ जो होना चाहिए वो बिजनेस पर्पज़ होना चाहिए, चैरिटेबल पर्पज़ नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल 1 लाख होनी चाहिए मिनिमम, और नेम के ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा कि वो ओपीसी है। प्राइवेट कंपनी का मतलब ऐसी कोई भी कंपनी जो, सॉरी, पब्लिक कंपनी का मतलब ऐसी कोई भी कंपनी जो प्राइवेट नहीं है, जिसमें मिनिमम कैपिटल 5 लाख हो या ज़्यादा भी हो सकती है, जो गवर्नमेंट बताएगी, लिमिट नहीं होगी मेंबर्स के ऊपर, और शेयर्स को आराम से बेच या खरीद सकते हैं। कन्वर्जन का मतलब कोई भी ओपीसी कन्वर्ट हो सकती है अगर उसको 2 साल बीत चुके हों, ठीक है, या फिर उसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा हो गई हो और सेल्स भी 2 करोड़ से ज़्यादा होने लग गई हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी में 2 कंपनीज आती हैं, एक आती है लिमिटेड बाय शेयर और एक आती है लिमिटेड बाय गारंटी।
लिमिटेड का मतलब क्या बेटा, लिमिटेड का मतलब यहाँ पर है लायबिलिटी की लिमिट से, लायबिलिटी की लिमिट से बात कर रहे हैं, ठीक है, लायबिलिटी की लिमिट। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मीन्स कंपनी हैविंग लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, जो हमारे ऑनर्स होंगे उनकी एक लिमिट होगी जो मेमोरेंडम में पहले से बताई गई होगी कितनी है, ठीक है, या फिर अनपेड शेयर्स के अमाउंट जितनी होती है। मतलब सर, मतलब बेटा अगर एक कंपनी का शेयर 1000 रुपीज़ का है, कंपनी ने बोला कि आप ना इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देना, तो आपने पहले 500 दे दिए, फिर 200 दे दिए और 300 अभी नहीं दिए हैं, और कंपनी बाई चांस डूब रही है या बंद हो रही है, तो कंपनी की तरफ आपकी लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कितनी आएगी, सिर्फ और सिर्फ 300 की आएगी बस। जितना आपका अनपेड अमाउंट होगा उतना ही लायबिलिटी मानी जाएगी, इससे ज़्यादा आपके पास कितनी भी करोड़ों की प्रॉपर्टी हो आपसे वो रिकवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अब ये तो आप समझ चुके होंगे कि गारंटी जितनी आपने स्टार्टिंग में दे रखी है। गारंटी का मतलब बेटा आपने कहा है कि हमें अपनी कंपनी का मालिक बना लो, और अगर आपकी कंपनी लॉस में जाएगी या बंद होगी तो मैं गारंटी लेता हूँ 1 लाख रुपए तो मैं ही दूंगा। तो ये आपने गारंटी ले ली है, 1 लाख दोगे, और आज कंपनी अगर बंद होने लग जाए या बहुत ज़्यादा लॉसेस में जाने लग जाए तो आपके ऊपर लायबिलिटी कितने की आ जाएगी, 1 लाख रुपीज़ की, ठीक है। दोनों में दोनों बहुत ईजिली समझना। लिमिटेड का मतलब लिमिट, किसकी लिमिट होगी, अनपेड अमाउंट की लिमिट होगी, जितना पैसा आपने नहीं दिया है उतना ही अमाउंट आपसे लिया जाएगा अगर लायबिलिटी बढ़ती है या कंपनी बंद होती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या हुआ, जितना अमाउंट आपने गारंटी कर रखी है वाउंड अप होते समय यानी बंद होते समय उतना पैसा आपको देना पड़ता है। ये होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। आगे बढ़ जाओ, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें कोई भी लिमिट नहीं होगी लायबिलिटीज ऑफ इट्स मेंबर। बेटा मेंबर्स के लायबिलिटीज पे कोई भी लिमिट नहीं होगी, आपको पे करना पड़ेगा। कई बार बच्चे को यहाँ पे दिक्कत ही आती है, जब मैं फेस टू फेस पढ़ाता हूँ तो वो बोलता है सर लायबिलिटी समझ नहीं आ रही, लायबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है। तो बेटा लायबिलिटी का मतलब ये है कि अगर मान लो ये आपकी कंपनी है, बात को समझना ध्यान से, ये आपकी कंपनी है और ये आपके मेंबर्स हैं बहुत सारे। जब इस कंपनी को पैसे की नीड है, ज़रूरत है, डूब रही है कंपनी, तो इन लोगों को कितने पैसे देने पड़ सकते हैं, वही होती है आपकी लायबिलिटी, ठीक है। अगर आप लिमिटेड बाय शेयर्स वाले हो तो जितना आपने अनपेड अमाउंट दिया है उतना ही पे करोगे, अगर आप लिमिटेड बाय गारंटी वाले हो तो जितनी आपने गारंटी दी है उतना पे करोगे, और अगर आप अनलिमिटेड कंपनी के मेंबर हो तो आपसे कितना भी पैसा वो मांग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी लायबिलिटी की कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें बहुत आराम से समझ आ रही होंगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यूट्यूब पे इसकी वीडियो आ जाएगी, एक बार आप देख लेना, मैं आपको लिंक इसका दे दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट गवर्नमेंट कंपनी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी तक बच्चे को क्या लगता था, दो तरह की कंपनी होती हैं, एक प्राइवेट, सत्यम झा कह रहे हैं दोबारा से अनलिमिटेड बता रहा हूँ बेटा, बच्चों को दो तरह से लगता है, एक बच्चा कहता है प्राइवेट कंपनी होती है और एक गवर्नमेंट कंपनी होती है, उसको लगता है कि ये होती है, नहीं, प्राइवेट अलग है, ठीक है, पब्लिक अलग है और गवर्नमेंट अलग है, ये तीनों अलग अलग पॉइंट हैं, ध्यान रखना इस बात का। कभी आप सोचो कि पब्लिक और गवर्नमेंट एक ही हैं, अलग अलग है ये दोनों, ठीक है। अब मैं आपको पहचान बता देता हूँ तीनों की। जिस कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है वो होती है आपकी प्राइवेट कंपनी। जिस कंपनी के नाम के पीछे सिर्फ लिमिटेड लिखा होता है वो होती है आपकी पब्लिक कंपनी। और जिस कंपनी के नेम जो होते हैं, जो कंपनी का नाम होता है, 100% नहीं कह रहा, 99% टाइम यही होता है, जिन कंपनीज के नाम में इंडिया, भारत, किसी स्टेट का नाम, इस तरह के नेम के साथ जो कंपनीज स्टार्ट होती हैं वो होती हैं गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है बेटा, समझ में आ जाएगी, पहचान जाओगे नाम देख के। अब नाम देख के आप पूरा पूरा पहचान जाओगे कि सर ये कौन सी कंपनी है। अगर कंपनी के नेम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो प्राइवेट कंपनी हो गई, ओनली लिमिटेड लिखा है तो पब्लिक कंपनी हो गई, और जिसके पीछे किस इंडिया का नाम लिखा हो, भारत लिखा हो, किसी स्टेट का नाम लिखा हो, जैसे डीटीसी, आपने देखोगे डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन,
इस तरह के जो स्टेट्स के नाम से या इंडिया के नाम से, आपने इंडियन ऑयल ऐसी भी कंपनी सुनी होगी, ये सारी पब्लिक गवर्नमेंट कंपनी है। और भी आप BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड है ना, इस तरह की जो कंपनीज हैं ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। सत्यम ने कहा कि अनलिमिटेड एक बार और बता दो। नहीं बेटा, पब्लिक कंपनी ऑन बाय गवर्नमेंट नहीं होती है, पब्लिक कंपनी ऑन बाय मेंबर्स होती है। ये आप गलत बोल रहे हैं, आप अपनी नॉलेज को अब सही कर लीजिए। जो आपको पहले कंपनीज की नॉलेज थी वो यहाँ पर काम नहीं आएगी, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी में अभी नीचे बताऊंगा कौन सी होती है। मैंने इसीलिए पहले ही मैंने, आप देखो यहाँ पे पहले ही मैंने बोल दिया कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, उन्हें लगता है कि पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी एक होती है। नहीं, दोनों अलग अलग होती है। यही तो हम इस बुक में सीखेंगे, हम यहीं से तो अपनी नॉलेज सही करेंगे। आप अपने घर में भी आप लोगों को बता सकते हो कि पब्लिक अलग है, गवर्नमेंट अलग है। हाँ, सत्यम कह रहे हैं कि अनलिमिटेड कंपनी एक बार समझा दो। अनलिमिटेड कंपनी मैंने बेटा पहले लिमिटेड को समझ लो। लिमिटेड को समझने के लिए समझ लोगे तो अनलिमिटेड, लिमिटेड का मतलब होता है जहाँ पर मेंबर्स की लायबिलिटी की लिमिट होती है कि कंपनी बंद हो रही है, डूब रही है, तो कितना पैसा उनसे मांगेंगे हम। भाई आप ऑनर हो, कंपनी नुकसान में आ रही है तो आपको पैसा देना पड़ेगा ना, तो कितना पैसा देना पड़ेगा उसी की बात हम यहाँ पर करते हैं। जो लिमिटेड बाय शेयर्स होता है वो शेयर्स के बराबर देता है, जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है वो गारंटी के बराबर पैसा मांगती है, और जो कंपनी अनलिमिटेड होती है यहाँ पर वो आपसे कितना भी अमाउंट मांग सकते हैं क्योंकि आपकी लायबिलिटी की कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखो अनुष्का, ध्यान देना यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्या है कि पब्लिक गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी यहाँ पर क्या कह रहे हैं बेटा, देख लो, पढ़ो गवर्नमेंट कंपनी क्या कह रहे हैं। यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी, कोई भी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी तब मानी जाएगी जब नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप कैपिटल हेल्ड बाई, आप ये बोल सकते हो कि मोर देन 50%, ठीक है। कैपिटल का मोर देन 50% कैपिटल किसके द्वारा हेल्ड होनी चाहिए, देखो लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, या जॉइंटली या दोनों मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सब्सिडरी का मतलब क्या हुआ बेटा, ये भी समझ लेना। जैसे ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, एक गवर्नमेंट कंपनी है, इसने एक कंपनी AB लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, इसने इसको टेक ओवर कर रखा है, और इसने एक तीसरी कंपनी को टेक ओवर कर रखा है। तो अगर AB लिमिटेड ने एक XY लिमिटेड नाम की कंपनी है, अगर इसमें 50% इन्वेस्टमेंट कर रखी है और गवर्नमेंट ने इस कंपनी को टेक ओवर कर रखा है, तो ये सारी यहाँ तक गवर्नमेंट ही मानी जाएगी। ये हम आपको कहना चाहते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप टेक्निकली वर्ड टू वर्ड याद ना भी कर पाओ, लेकिन आप चीज़ों को समझ रहे होगे, ये मैं पक्का उम्मीद कर रहा हूँ कि प्राइवेट कंपनी कौन सी होती हैं, पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, लिमिटेड, अनलिमिटेड और गवर्नमेंट कंपनी, सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ रही होगी। नैना पंडित कह रहे हैं ये वाला दोबारा समझा दो। कौन सा वाला? ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी कंपनी के अंदर 50% से ज़्यादा पैसे किसी भी गवर्नमेंट ने लगाया हो, किसी भी गवर्नमेंट का मतलब चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, या दोनों ने मिलकर लगाया हो, या फिर सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। सब्सिडरी का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक गवर्नमेंट कंपनी है बेटा, इसने किसी कंपनी को टेक ओवर कर रखा है, मान लो XY नाम की एक कंपनी है, इसको टेक ओवर कर रखा है, ठीक है, और XY ने एक AB नाम की कंपनी को टेक ओवर कर रखा है। तो भाई आप ये बताओ ना, सब्सिडरी का मतलब होता है XY जो कंपनी है इसको अगर गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर रखा, तो टेक ओवर करने का मतलब मैनेजिंग एंड कंट्रोल जो होता है, मैनेजिंग एंड कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट कंपनी कर रही है इस कंपनी का। जब इसका गवर्नमेंट कर रही है तो इसका भी गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस में जो आएंगी ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज होंगी। क्लियर है यहाँ तक की बातें? एक बार बता दो क्लियर है?
बेटा जितना डिटेल में मैं आपको कंपनी की डेफिनेशन थ्योरीज बता रहा हूँ ना, कोई नहीं बताएगा। चाहे आप स्कूल में भी पढ़ लेना, आप चाहे कितने भी बड़े स्कूल के स्टूडेंट हो गए, आप देख लेना कि यहाँ पर कोई भी टीचर नहीं बताता। ये मैं आपको बहुत डिटेल में इसकी थ्योरीज बता रहा हूँ, आपकी बुक में भी नहीं होंगे, आप चेक कर लेना एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरेनर कंपनी कौन सी होती हैं? ठीक है, तो यहाँ पर बोलते हैं फॉरेनर का मतलब, आप बताओ फॉरेनर किसको मानते हो? फॉरेनर किसको मानते हो? जो बेटा इंडिया से बाहर के होते हैं। तो यही सारी बातें हैं कि ऐसी कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड होगी, कहाँ पर? आउटसाइड इंडिया। भारत से बाहर की जो भी इंडिया होगी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, यानी इनकॉर्पोरेट से मेरा मतलब यहाँ पे बेटा रजिस्टर्ड से है। जो कंपनी बाहर रजिस्टर्ड होती है ना, वो बोल दी आती है फॉरेनर कंपनीज। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात है? जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल देखो क्या है। आप मैकडी में जाते हो, ठीक है, मैकडी पता नहीं ऐसे ही तो होता है, मैकडी शायद ऐसी कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। मैकडी में जाते हो, कैडबरी, अनुराधा कह रही है कैडबरी, जो भी कंपनीज, आप केएफसी आप देखते हो, और भी बहुत सारे जो भी आप फास्ट फूड वगैरह की चीज़ें खाते हो कंपनीज मॉल्स वगैरह में जाके, वो सारी की सारी कंपनीज बाहर की ही हैं। ठीक है, पिज़्ज़ा हट वगैरह जो भी आप देखते हो। आगे बढ़ते हैं। स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी का मतलब किसको गरीब कंपनी मानते हैं, छोटी कंपनी मानते हैं? कौन सी ऐसी कंपनी होती है जो बेटा छोटी मानी जाती है? अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो गरीब आदमी हो आप, आपकी कंपनी गरीब है ऐसा माना जाता है। विनीत को हंसी आ रही है। हाँ देखो, गरीबी, गरीबी को देखो, तुम मुझे कहते हो ना कि सर आप क्या बोलते रहते हो कि गरीब हूँ। अब ये देखो, इसे गरीब बोलते हैं, हम तो गरीबी रेखा से भी नीचे आ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। देखो क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी शैल बी स्मॉल कंपनी इफ सेटिस्फाई एनी वन और बोथ ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। कोई भी कंपनी छोटी कंपनी या गरीब कंपनी या छोटी कंपनी मान ली जाएगी अगर इसमें से कोई भी कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रही है। देखो क्या लिखा हुआ है, जिसकी कैपिटल 50 लाख से कम हो, ठीक है बेटा, और जिसकी सेल्स हो, जिसकी सेल्स जो है वो 2 करोड़ से कम है, तो वो गरीब यानी छोटी कंपनी मान ली जाएगी। समझ गए भाई? अगर बेटा आपकी कंपनी में ना 49 लाख रुपीस लगे हुए हैं और आपकी सेल जो है वो 1.98 करोड़ की होती है, तो आपकी कंपनी छोटी मानी जाएगी, छोटी कंपनी, स्मॉल कंपनी। ठीक है, क्लियर है बेटा? 50 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और 2 करोड़ से कम की सेल होनी चाहिए। जो ये आपका क्या है, ये आपका जो नॉर्मल फंडामेंटल रूल्स डिफाइन किया गया है। लेकिन आपको पता है बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी गवर्नमेंट में जान पहचान होती है, बीजेपी वाले होते हैं या कांग्रेस वाले होते हैं, जो गवर्नमेंट से ना बेटा अपने लिंकअप रखते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन गवर्नमेंट से लिंकअप रखते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, कुछ स्पेशल छूट ले लेते हैं। तो स्पेशल छूट की बात कर लेते हैं। 50 लाख हो या फिर सच हायर अमाउंट में बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड वर्ड जब भी लिखूंगा समझ लेना सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी मैक्सिमम कितना कर सकती है, 5 करोड़ रुपीस। मतलब गवर्नमेंट आपको छूट दे सकती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुमने 50 लाख से ज़्यादा लगा दी कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें स्पेशल राइट दे रहा हूं कि अगर तुम्हारी कंपनी में 5 करोड़ तक रुपीस लगे हुए हैं तो भी हम तुम्हें स्मॉल कंपनी में काउंट करेंगे। ये गवर्नमेंट ने उसे स्पेशल राइट दिया हुआ, ध्यान रखना, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, किसी स्पेशल पर्सन के लिए। आगे बढ़ते हैं। सेल्स की बात कर ले तो सेल्स में भी गवर्नमेंट चेंज ला सकती है, लेकिन मैक्सिमम कितना ला सकती है, 20 करोड़। मेरी बात को समझना, जब मैं पढ़ रहा था मुझे कन्फ्यूजन हो गई थी यहाँ पर कि सर कैसे, क्या समझ नहीं आया। तो देखो मैंने ऐसे समझा था बहुत आराम से। सबसे पहले मैंने देख लिया कि फंडामेंटल रूल क्या है। फंडामेंटल, तो फंडामेंटल याद कर लो कि कैपिटल जो है वो अप टू 50 लाख होनी चाहिए, यानी 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और सेल्स जो है वो 2 करोड़ तक होनी चाहिए। ये फंडामेंटल रूल है। जब आपके गवर्नमेंट में कोई जान पहचान नहीं है, आप एक नॉर्मल तरह के इंसान हो, तो आपके लिए ये रूल है। अगर आपके नरेंद्र मोदी जी से जान पहचान है, आपने उनसे जान पहचान, उनसे स्पेशल राइट्स ले लिए कि सर ये जो 50 लाख है ना, इसको मेरे लिए बढ़ा के कितना कर दो, 5 करोड़, और एक पेज पे लिख के दे दो, गवर्नमेंट का एक नोटिस दे दो मुझे, ये हो सकता है। और सेल्स जो है वो मेरे लिए बढ़ा के कितनी कर दो,
20 करोड़ तक कर दो और मुझे एक स्पेशल पेज पे लिख के दे दो, ताकि मेरे यहाँ कोई आए तो मैं वो दिखा सकूँ। तो अगर बेटा ये आपको सीजी की तरफ से मिल जाता है तो आपके लिए ये राइट चेंज हो जाएगा और ये वाला राइट हो जाएगा। अब कई बच्चे कहते हैं सर ऐसा क्यों करते हैं, ये तो गलत बात है। बेटा गलत बात नहीं है, इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और जिसके एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी सेल्स 20 करोड़ होने के बाद भी प्रॉफिट इतना नहीं हो पाता। कुछ जो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड भी कुछ काम्स करती हैं, जो लोगों के लिए कम प्राइस में चीज़ों को देती हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल आपका टाटा का है, टाटा ग्रुप का। टाटा ग्रुप ने टाटा नैनो बनाई थी, अगर आपको याद होगा, तो टाटा नैनो के पर यूनिट पे, हर यूनिट को बनाने में कंपनी को लॉस होता था, फिर भी टाटा, रतन टाटा जी वो इसलिए बना रहे थे कि हर परिवार गाड़ी में घूम सके, इसलिए वो इतनी कम कॉस्ट की गाड़ी बनाते थे। तो इस तरह के कुछ स्पेशल लोगों को भी राइट्स दे दिए जाते हैं। चलिए पूरी बातें एक बार रिकॉल कर लेते हैं, पूरी बातें। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। वर्ड टू वर्ड याद ना हुआ हो, लेकिन अगर आपसे कोई कहीं पूछेगा तो आप जरूर बता पाओगे कि हमने क्या किया। प्रीति शुक्ला कह रही है स्मॉल कंपनी खोलने का क्या फ़ायदा। बेटा शुरू में बड़ी कंपनी कहाँ से खोल लोगे आप, बताओ। आपको 50 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी बड़ी कंपनी खोलने के लिए। हैं आपके पास 50 लाख रुपीज़, बताइए। अगर हैं तो फिर आप बड़ी खोलना सीधा, ठीक है। तो हर कोई बेटा छोटी ही कंपनी पहले खोलता है, ठीक है। बड़ी 50 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट अगर एक नया बिगनर है बिजनेस के अंदर तो वो नहीं कर पाता है। और जो बड़े इंडस्ट्रियल हैं, जो वैसे लोग हैं, वो तो बड़ी ही खोलते हैं, वो तो छोटी खोलते ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पूरी चीज़ें एक बार जाते जाते डिफाइन कर लेते हैं। क्या क्या हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ी स्टेटरी डेफिनेशन, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी कंपनीज एक्ट कौन सा है 2013, और डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में, कि कोई भी फर्म, इंडस्ट्री, बिजनेस, कुछ भी जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगा या किसी प्रीवियस लॉ के अंदर रजिस्टर्ड होगा उसको हम कंपनी बोल देंगे, ठीक है। इसके फीचर्स में हमारे पास 4 फीचर हैं: सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सीजन, कॉमन सील और ट्रांसफिलिटी ऑफ शेयर्स। और भी हैं बट हमारे इतने सफिशिएंट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर हमने पढ़ा प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का मतलब कोई भी ऐसी कंपनी जिसके ऊपर 4 रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। पहला, वो शेयर्स को नहीं बेच सकते। दूसरा, मैक्सिमम मेंबर 200 रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। और तीसरा, किसी भी तरह का कोई भी इन्विटेशन नहीं दे सकते सिक्योरिटीज़ के लिए। और फोर्थ जो है, जिसमें आपके पास 1 लाख रुपीज़ की ही कैपिटल होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फिर आपके पास ओपीसी आता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर होता है और सारे रूल्स वही एप्लीकेबल होंगे। बस इसमें कुछ स्पेशल बातें याद रखनी है। पहला, ये बिजनेस पर्पस के लिए ही फॉर्म्ड हो सकती है, चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं हो सकती है। और उसके ब्रैकेट, नाम के ब्रैकेट में ओपीसी लिखना पड़ता है। पब्लिक कंपनी में, जो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी, कम से कम 5 लाख की कैपिटल लगी होनी चाहिए और मेंबर्स की कोई भी लिमिट नहीं होगी और शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, जिसमें लायबिलिटी की लिमिट शेयर्स के अनपेड अमाउंट तक होती है और लिमिटेड गारंटी का मतलब जो भी गारंटेड अमाउंट मेंशन होगा उसके बराबर। अनलिमिटेड का मतलब लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होगी। पब्लिक कंपनी का मतलब वो कोई भी कंपनी जिसके अंदर 50% से ज़्यादा कैपिटल जो है, पैसे जो है, वो गवर्नमेंट ने लगा रखा होगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या जॉइंटली सेंट्रल स्टेट हो, या सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी हो, यानी किस गवर्नमेंट कंपनी को किसी टेक ओवर कर रखा हो। फॉरेन कंपनी का मतलब जो रजिस्टर्ड होगी आउटसाइड इंडिया। और नेक्स्ट, स्मॉल कंपनी बताया कि जिसमें 50 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट हो और 2 करोड़ से कम की सेल होती हो, ठीक है। आगे बाकी शेयर्स वगैरह आ जाते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे कि शेयर्स वगैरह क्या है। कल का मतलब नेक्स्ट क्लास में। बस एक क्लास और थ्योरी की होगी, एक भी नहीं होगी, कल हम न्यूमेरिकल भी शुरू कर देंगे थ्योरी पढ़ाने के बाद, ठीक है। मैं आपको ये पूरा आपको पीडीएफ दे दे रहा हूँ बेटा, आप इसे कॉपी में नोट कर लेना पूरा, क्योंकि फिर आपको दोबारा से कल नोट नहीं करना पड़ेगा। सारा पीडीएफ देता हूँ, जितना आप कर पाओ कर लेना। कोई बच्चा अगर ना कर पाए, वो इसका प्रिंट निकलवाना चाहे तो प्रिंट भी निकलवा लेना, जो आपको ठीक लगे। चलिए बस आज के लिए इतना ही।